हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बीते वीकेंड पर आरबीआई ने एक ऐसा गाइडलाइन लाया जिसकी वजह से एनबीएफसी जैसे आरईसी, पीएफसी, इरडा जैसी कंपनी 10% तक गिर गई और पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 3.5% तक गिर गया। राइट। तो क्या था इस गाइडलाइन में, क्यों नया गाइडलाइन आया, इन शेयर पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट पड़ेगा या लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी बातों को हम कवर करेंगे और उनका टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट भी दिखाएंगे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कहां पर है, जिससे आपको एक विजन और क्लैरिटी मिल सके। तो लास्ट तक देखिएगा और पेपर पेन करके नोट भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आरबीआई का प्रेस रिलीज दिखा देता हूं। ये रहा आरबीआई का प्रेस रिलीज जो आया है। आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक वर्ड आप हमेशा सुनते होंगे, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी, तो आखिर ये स्मार्ट मनी है क्या? स्मार्ट मनी वो है जो आपसे आपके पैसे को लूट लेता है स्टॉक मार्केट में। उसके पास ब्रेन है, दिमाग है, इंफ्रा है, सिस्टम है, तरीका है। जहां पर रिटेल भाइयों को लॉस होता है यानी फंसते हैं, वो वहां पर मौज करते हैं। तो आखिर स्मार्ट मनी कैसे आपको लूटता है आपके इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में, क्या है उसका सीक्रेट, ये बताने वाला हूं 10 मई की स्टॉक मार्केट एडवांस मास्टर क्लास में। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। आखिर क्या है ये तरीका जहां पर हम आपको सिखाएंगे तो आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हो, चाहे इक्विटी हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो। वहां पर जो मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, स्मार्ट मनी के कारण होते हैं। बहुत बार फंसे हुए मार्केट में आप एग्जिट कर जाते हो, वो होते हैं स्मार्ट मनी के कारण। तो इन सारी चीजों को जब लाइव देखेंगे, लाइव सीखेंगे, हैंड होल्डिंग मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे जिससे कि आपको दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, आपके पास पूरे दिन मार्केट देखने का समय नहीं है और इंडिकेटर पे तो सबसे ज्यादा लॉस करते हो। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा 10 मई की मास्टर क्लास में। साथ में मिलेगी 1 मंथ की सबसे यूनिक सर्विस, फ्री फ्री फ्री। तो कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए, लिमिटेड सीट है। अब गाइडलाइन पे आने से पहले यह समझते हैं कि रूल क्या थे पहले जिसको आरबीआई ने बदला और उसके पीछे के क्या रीजन है। राइट, कोई तो कारण होगा। तो पहले के टाइम में इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए बैंक या मेजर एनबीएफसी जो लोन देते थे उनको 0.4% प्रोविजन में रखना होता था। मतलब उतना अमाउंट अलग रखना होता था जिससे इन फ्यूचर कोई भी डिफॉल्ट की कंडीशन आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व किया जा सके। तो 2012-13 में क्या हुआ कि 2012-13 में सरकार ने इंफ्रा प्रोजेक्ट को अलग लेवल पर बूस्ट दिया, जिसमें से कुछ मेजर प्रोजेक्ट की बात करें तो 5000 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट, पोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट, काफी कुछ थे। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देने में, लैंड एक्विजिशन को लेने में। और इन सब का असर कहां दिखा गया? बैंकिंग इंडस्ट्री पर प्रेशर बनना शुरू हुआ और कम प्रोविजन रेट होने की वजह से बैंक और एनबीएफसी को काफी दिक्कत हुई, क्योंकि उस समय बहुत सारे डिफॉल्ट हुए। और शायद यही रीजन है कि आप लोग कई बार सुनते हो कि पीएसयू बैंक जो 2012-13 के बाद परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे या चीजें बिगड़ रही थी, वो शुरुआत वहां से होनी शुरू हो गई थी। और जो अब सुनते हो कि पिछले 2-3 सालों में पीएसयू बैंक का एनपीए सुधरा है, तो वो सरकार की कोशिशों के आधार पर सुधरा, जिसके आधार पर पीएसयू बैंक ने रिटर्न देना शुरू किया। तो आई होप कहानी का पूरा सिंक आप समझ पाए होंगे। तो अब इंडिया में क्या हो रहा है? फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक बूस्ट दिख रहा है। काफी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं और इसलिए आरबीआई ने पहले से ही कुछ ऐसे रूल चेंज किए हैं जिनकी वजह से कुछ भी अनसर्टेनिटी आने पर बैंकिंग सिस्टम पर कोई तकलीफ ना हो, यानी आपका फायदा हो। आपका फायदा वर्ड मैंने क्यों बोला है उसको हम लास्ट में समरी करेंगे। तो अब नया रूल क्या है इसको पीपीटी से समझते हैं, बट आप एक चीज जान लीजिएगा कि ये 100% आपके फायदे की बात है। तो अब नया गाइडलाइन क्या है? जब प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो जाता है यानी लोन देना अप्रूव्ड हो जाता है तो प्रोविजन को इंक्रीज करना है 5% से। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो 2.5%। जब कैश इनफ्लो आना स्टार्ट हो जाता है प्रोजेक्ट से तब इस प्रोविजन को और घटा दीजिए 1%, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, कर रहा है, बट कैश इनफ्लो आने में तो टाइम लगेगा ना। और अगर 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 अब आते हैं गेम पर, प्रोजेक्ट 3 साल से ज्यादा लेट हो जाए
तो लोन को आप स्ट्रेस लोन और प्रोविजन को 10% कर दीजिए, यानी पूरी तैयारी भविष्य की। और ये जो भविष्य की तैयारी है, पूरे इकोसिस्टम वर्ड में यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारे इकोनॉमी पर, बैंक पर, एनबीएफसी पर, स्टॉक मार्केट पर, किसी भी रिटेल भाई पर कोई दिक्कत तकलीफ ना आए, क्योंकि जब भी मार्केट में बूम आता है इतने बड़े स्ट्रक्चरल चेंज देखे जाते हैं और वहीं पर कोई भी छोटा सा लूप होल पूरे गेम को बिगाड़ के रख देता है और ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अब इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ा पीएफसी, इड्डा, आरईसी जैसी कंपनी पे, क्योंकि इनका कोर बिजनेस ही इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है और इनका लोन बुक काफी बड़ा है। पीएफसी की बात करें तो 1.45 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन 9.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लोन बुक है। वहीं आरईसी का मार्केट कैप 1.35 लाख करोड़ का है और लोन बुक है 5.09 लाख करोड़ का। तो निगेटिव इंपैक्ट तो पड़ना है। और आप मुझे बताओ, मार्केट कैप हुआ 2 रुपया, लोन बुक हुआ 10 रुपया, तो कल के डेट में कुछ ना हो तो दिक्कत होगी ना, तो उसी दिक्कत को संवारने की कोशिश में है। तो वहीं अगर कुछ पीएसयू बैंक का देखें तो वो डेटा सेट हम आपको दिखाते हैं, जहां पर इंफ्रा और कमर्शियल लोन बुक हमने सारे बैंक का डाला है। वीडियो को पॉज करके, जो ब्लू कलर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और जो ऑरेंज कलर है वो कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है। और ये 5, 10, 15, 20, 25 देख रहे हो, ये पूरा परसेंटेज है। और ये जो बीएमएच है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जो सबसे ज्यादा इंफ्रा और कमर्शियल में डील कर रहा है, यानी इनके पोर्टफोलियो में ये सेक्टर सबसे ज्यादा, क्योंकि जब कोई बैंक काम कर रहा है बहुत जगह काम करेगा ना, एक ही जगह तो पकड़ के काम नहीं करेगा, तो वहां पे इंफ्रा और कमर्शियल का इनका सबसे ज्यादा है, जिसको आप जरूर देखें क्योंकि शेयर के नाम सब कुछ यहां पर दिख रहे हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से आरईसी, पीएफसी, इड्डा लगभग 10% और पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.5% से ज्यादा गिरे। तो करंट तो आपने देख लिया कि स्टॉक पे क्या असर हुआ, लेकिन सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट दिखेगा कि शॉर्ट टर्म में। पहले जो प्रोविजन 0.4% था, अचानक से 5% बढ़ेगा, तो उसकी वजह से बैंक का पीएनएल स्टेटमेंट पे निगेटिव इंपैक्ट आएगा। और इस प्रोविजन की वजह से एनबीएफसी और बैंक के सीआरएआर यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे भी निगेटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अब इन्हें ज्यादा कैपिटल रखना होगा अलग से। जिनमें से अगर आरईसी और पीएफसी की बात करें तो हो सकता है कम इंपैक्ट दिखे, क्योंकि ये कंपनी पहले से ही प्रोविजन में ज्यादा अमाउंट लेकर चलती है और इसका मेन रीजन है इनका इतना बड़ा लोन बुक, यानी ये लोग सेफ गेम प्ले कर रहे हैं तो इंपैक्ट ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और इसी सीआरएआर और पीएनएल की वजह से बैंक के बुक वैल्यू पर भी निगेटिव इंपैक्ट दिखेगा और ये रेशियो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने पहले के वीडियो में आपको सिखाया है, आई होप आपने देखा हो। वहीं अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो पूरे बैंकिंग सिस्टम पर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जो गलती 2013 के टाइम में हुई थी आरबीआई ने उसको अभी से ही सही कर दिया है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर बैंक और एनबीएफसी को दिक्कत ना हो। और इससे ना केवल बैंकिंग इंडस्ट्री बल्कि इंडिया की पूरी इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। और जब पूरी इंडस्ट्री मजबूत रहेगी तो स्टॉक भी मजबूत रहेंगे। तो अब चलते हैं स्टॉक पर। तो ये आरईसी का चार्ट है, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ था, बट किस तरीके से कोई भी बैड न्यूज किसी भी स्टॉक को गिरने पर मजबूर कर देती है। बट जो वर्ड मैंने यूज किया कि इन शेयर पर यानी आरईसी पर कम इंपैक्ट दिखेगा, वही एक रीजन है। ड्यू टू दैट रीजन ये देखो नीचे से बाउंस कितना तगड़ा हुआ, यानी स्टॉक गिरा जरूर बट रिकवर हुआ। क्यों रिकवर हुआ? क्योंकि इसके फंडामेंटल ये बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इस पर नहीं होगा। बट फिर भी एक ओवरऑल अगर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं, कभी भी ऐसे कंडीशन में एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, तो वो जो ये नीचे का पूरा बेस है, ये नीचे का ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट लेवल है, जहां पर ये जो कैंडल का हाई लगा है ये डेफिनेटली एक रेसिस्टेंस के तौर पर क्रिएट हो चुका है। तो ये है आरईसी का चार्ट। अब हम देखते हैं दूसरा। अब ये दूसरा चार्ट है पीएफसी का, जहां पे अगर आप देखोगे तो एक डबल टॉप का ब्रेकआउट होने पे था, बट प्रॉपर से इसके ऊपर क्लोज नहीं हो सका और मार्केट गिरा। बट अगेन जो वर्ड मैंने यूज किया था कि इंपैक्ट कम होगा, तो नीचे से रिकवरी बहुत फास्ट वाली हुई है। वहीं पर अगर नीचे के डिमांड जोन के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा एक एरिया इसके सपोर्ट लेवल की तरह खड़ा हुआ है और नेक्स्ट बड़ी तेजी होने के लिए ये जो कैंडल है ये इसका रेसिस्टेंस है। तो ये एक पूरा बॉक्स आपका पीएफसी का बना हुआ है। तो कैसी लग रही है चार्ट लर्निंग, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।
वैसे ही अगर हम बात करें ईडा के बारे में, एक टॉप लगा, गिरा, यहां से ब्रेकआउट भी हुआ था बट इस रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया और फाइनली अगेन ये नीचे से कवर किया है। तो लेट्स सी कहाँ रुकता है, बट ये नीचे में ये इसका एक सपोर्ट लेवल होगा। तो ये ऊपर में रेसिस्टेंस, नीचे में सपोर्ट। तो इस तरीके से कहानी है, यानी 1-2 दिन वक्त लगेगा, कौन कहाँ पे रुकता है, थमता है और फिर वापस से बैक टू नॉर्मल की कहानी है। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।